तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम जिन्वो के शैडो सोल्जर्स को देखते हैं जो कि एक डंजन के मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, जो देखकर जिन्हो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो जिन्वो से इस बारे में पूछता भी है। जिन्वो कहता है, अरे हाँ, तुमने तो वैसे इन सबको पहली दफा देखा है ना, वैसे ये भी मेरी ही एक स्किल है। जिन्हो पूछता है, तो क्या आपकी स्किल समनिंग है? जिन्वो बताता है, तुम्हें इस बारे में बताना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बाद जिन्वो के शैडो सोल्जर्स ने सारे मॉन्स्टर को हरा दिया होता है। फिर जिन्वो उनको इशारा करता है जिससे कि वो सारे शैडो सोल्जर्स वहाँ पर मौजूद क्रिस्टल की माइनिंग करने लगते हैं, जो देखकर जिन्हो थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो जिन्वो से कहता है कि कम से कम मुझे क्रिस्टल तो इकट्ठे करने दो। तभी उसके सामने एक शैडो सोल्जर आके उससे काफी सारे क्रिस्टल दे देता है, जिस पर वो भी उसका शुक्रिया अदा करता है, जो देखकर जिन्वो मुस्कुराने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक केव के अंदर एक टूटे फूटे जहाज को देखते हैं। वहाँ एक लंबे बालों वाला आदमी होता है जिसने अपने आसपास काफी सारे हंटर्स को हराया हुआ होता है। उसने उन सबको जान से नहीं मारा होता और उनमें से एक तो उसे देखकर घबरा भी जाता है। अब वो फॉरेन होते हैं, इस वजह से वो उसकी जबान नहीं समझ पाते, क्योंकि वो दूसरा लंबे बालों वाला आदमी एक कोरियन होता है। अब वो लंबे बालों वाला आदमी उस दूसरे आदमी से अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में बात करने लगता है। उसे कहता है कि मैं इंसान जाना चाहता हूँ घर। इसके अगले सीन में हम जिन्वो और जिन्हो को एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ जिन्वो जिन्हो से कहता है कि हमारी 19 रेट कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब आगे का तुम्हारा क्या प्लान है? जिन्हो कहता है कि सबसे पहले मैं एसोसिएशन में जाके रिटर्न एग्जाम दूंगा ताकि मैं गिल्ड मास्टर का लाइसेंस हासिल कर सकूं। फिर मैं अपने फादर से इस बारे में बात करूंगा। वैसे अब आगे आप क्या करेंगे? जिन्हो कुछ सोचता है और कहता है कि तुम कुछ वक्त तक मुझसे कांटेक्ट मत करना, मुझे कहीं पर जाना है। तभी वो देखता है कि ये सुनकर जिन्हो का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। वो जिन्वो से कहता है कि भाई जिन्वो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ तो तुम मुझे सीधा सीधा कह सकते हो, इसके बाद मैं तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगा। जो सुनकर जिन्वो मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या तुमने पी रखी है क्या? फिर जिन्हो बताता है कि मेरा एक भाई है जो कि मुझसे 10 साल बड़ा है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि हम एक साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करते। उसके मुकाबले में ना सिर्फ तुमने मेरी जान बचाई बल्कि तुमने मेरी रिक्वेस्ट भी मान ली। मैं हमेशा विश करता हूँ कि काश आप ही मेरे भाई होते। जो सुनकर जिन्वो उसको ड्रिंक सर्व करते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, आज से हम दोनों एक दूसरे के भाई। जो सुनकर जिन्हो तो रोने ही लग जाता है और वो इसी तरह एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम उसी लंबे बालों वाले आदमी को देखते हैं जो कि हथकड़ियों में बंधा हुआ होता है और एक सेल में कैद होता है। वहाँ एक ऑफिसर दूसरे से पूछता है, क्या तुम्हें इसकी आइडेंटिटी का पता है? दूसरा बताता है कि ये एक हंटर होने का क्लेम कर रहा है जो कि 10 साल पहले एक डंजन में फंस गया था और वहाँ से बाहर नहीं निकल पाया था। फिर जाके इसे एक गेट मिला जो कि यूनाइटेड स्टेट में जाके खुल गया। वो पहला ऑफिसर कहता है कि इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, वैसे क्या इसने तुमसे और कुछ बताया? दूसरा कहता है कि ये इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो अभी हम इससे बात नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि ये इंसानों जैसा दिखने वाला कोई बीस्ट हो। पहला पूछता है, तो फिर तुमने इस बारे में क्या किया है? दूसरा बताता है कि हमने वाशिंगटन से एक एस रैंक हंटर मिस्टर हुआंग को इस काम के लिए बुलाया है। जब वो कंट्री में आ जाएंगे तो हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा कहता है, ये तो अच्छी बात है, वैसे इसने अपना नाम क्या बताया था? दूसरा कहता है कि ये प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसने अपना नाम संग ई हुआन बताया था। फिर हम जिन्वो को देखते हैं जो कि अपना जमान बांध बोध कर जा रहा होता है। वो जिन्हा से कहता है कि मैं एक हफ्ते तक घर नहीं आऊंगा। जिन्हा उससे पूछती है, क्या तुम किसी ट्रिप पे जा रहे हो? तुम तो बड़े मजे करोगे। जिन्वो कहता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ। फिर जिन्हा मुस्कुराते हुए पूछती है, वैसे तुम किसके साथ जा रहे हो? जिन्वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक दोस्त के साथ वहाँ पर जा रहा हूँ। जिस पर जिन्हा कहते हैं, अरे भैया तुम हमारी भाभी कब लाओगे? फिर जिन्वो उसी डीमन कासल के पास आ जाता है और वो उसके गेट के पास खड़ा होकर सोचता है, जब मैंने सरबरस से फाइट की थी तो मेरा लेवल 20 था और अब मेरा लेवल 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है, तो मेरे लिए यहाँ पर मॉन्स्टर्स को हराना मुश्किल नहीं होगा। ये सोचकर वो अंदर चला जाता है जहाँ उसे कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगता। तभी उसे एक क्वेस्ट मिलती है जिसे वो पढ़ता है। वो कहता है कि ये एक डीमन कासल है जहाँ पर सारे डीमंस रहते हैं और उसे क्वेस्ट मिली है इन सारे डीमंस की सोल को कलेक्ट करने की, जो कि बहुत ज्यादा नहीं, बस 10,000 है। वो सोचता है, क्या इतनी सारी सोल्स? फिर वो उस डीमन कासल के फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है। वो कहता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक दूसरे मकसद से आया हूँ। और वो अपने सिस्टर पे देखता है जहाँ पे उसे शायद कुछ क्राफ्ट करना होता है जिसका नाम होता है एलेक्सर ऑफ लाइफ। वो कहता है, चाहे 10,000 हो या 1 लाख, मैं उन सबको
पकड़ लूंगा। और वो अपना डैगर निकाल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम जिन्हो को देखते हैं जो कि अपने डैड से बात कर रहा होता है। उसके डैड कहते हैं तुम चाहते हो कि मैं हमारा गिल्ड तुम्हारे हवाले कर दूं? जिन्हो कहता है हाँ। उसके डैड कहते हैं कि तुम अपने बड़े भाई यानी कि जिनसोंग के प्लान को जानते हो, फिर भी तुम ये रिक्वेस्ट कर रहे हो। जिन्हो कहता है कि मेरे भाई का प्लान एक आउटसाइडर को गिल्ड मास्टर बनाना है जो कि हमारी कंपनी के लिए रिस्की है। तभी उसके डैड कहते हैं कि ये हंटर संग जिन्हो है ना, जो कि डबल डंजन, वो स्पाइडर वाली केव और उस सुपारी लेने वाले हंटर से भी बच गया था। इसने तुम्हारे सारे रेड मिशन में भी हिस्सा लिया था। कुछ दिनों पहले व्हाइट टाइगर गिल्ड के रेड गेट वाले इंसिडेंट में इसने कुछ सर्वाइवर को भी बचाया था, जो बात जिन्हो को भी अभी पता चलती है। फिर उसके डैड कहते हैं कि तुमने गिल्ड मास्टर का लाइसेंस उसकी मदद से हासिल किया है और तुम चाहते हो कि मैं हमारा गिल्ड तुम्हारे हवाले कर दूं। जिन्हो कहता है लेकिन तब भी मैं ये कहूंगा कि आप ये गिल्ड मुझे दे दें। जिस पर उसके डैड मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त पर। वो उससे बताते हैं कि रेड गेट वाले एक्सीडेंट के बाद व्हाइट टाइगर के लोग जिन्हो को रिक्रूट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उनसे पहले तुम उसे हमारे साथ ज्वाइन कर लो। क्या तुम ऐसा कर लोगे? जिन्हो कहता है हाँ। उसके डैड भी मुस्कुराकर कहते हैं कि मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ जिन्हो ने डंजन में काफी सारे डीमंस को मारा हुआ होता है, पर उसे नोटिफिकेशन आता है कि इन सब का माना काफी ज्यादा कॉन्टेमिनेटेड है, इस वजह से तुम इनकी सोल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जिन्हो कहता है अरे यार ये तो काफी ज्यादा दुख की बात है, यहाँ पर काफी सारे डीमंस हैं। फिर उसे सिस्टम से एक आइटम मिलती है जो कि अगले फ्लोर पे जाने का पास होता है, लेकिन इसके जरिए से सिर्फ वो एक फ्लोर ही ऊपर जा पाएगा और उसके सामने वहाँ जाने का एक टेलीपोर्टेशन सर्कल भी अपेयर हो जाता है। जिन्हो कहता है ओ तो ऐसी बात है, वैसे ये डंजन काफी ज्यादा बड़ी है, सिर्फ इसके एक फ्लोर में ही पूरा का पूरा एक शहर समाया हुआ है, वहाँ पैदल जाना थोड़ा बोरिंग है। इस वजह से वो एक आइस बियर को समन कर लेता है ताकि वो उसके ऊपर बैठकर जल्दी से वहाँ पर पहुँच पाए, लेकिन उसके सामने काफी सारे डीमंस आ जाते हैं। पर वो आइस बियर काफी तेजी से भागते हुए उन सारे डीमंस को अपने रास्ते से हटाते हुए जाने लगता है। जिन्हो कहता है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो, आज से तुम्हारा नाम टैंक। फिर हम चाहे इनको नहाते हुए देखते हैं। साले कमीने ठरके वो स्विमिंग पूल पे स्विमिंग कर रही होती है और जैसे तुम ठरक दिखा रहे हो ना, वहाँ पर कुछ लड़कियां भी उसके ऊपर ठरक दिखा रही होती हैं। मगर चाहे हिन तो अपनी चोंगिन के साथ की गई डिस्कशन के बारे में सोच रही होती है, जहाँ वो उससे कहती है कि आखिर हम परो वाली एंड की इन्फॉर्मेशन को पब्लिक क्यों नहीं कर सकते और सिर्फ कुछ लोगों को ही इस बारे में क्यों बता रहे हैं। जोंगिन कहता है क्योंकि ये एसोसिएशन का ऑर्डर है, उनका मानना है कि अभी इस बारे में लोगों को बताकर सिर्फ पैनिक ही मचेगा और तुम फिक्र मत करो, हम इस चीज के लिए पावर इकट्ठी कर रहे हैं ताकि हम कंट्री की सबसे बड़ी गिल्ड बन सके और इस चीज की जिम्मेदारी ले सके। दूसरी तरफ जिन्हो उन डीमंस को अभी भी मार रहा होता है। वो कहता है जब मुझे ये की मिली थी तो मैं इसके एस रैंक होने की वजह से परेशान था। यहाँ के डीमन बी रैंक के बराबर ही होंगे शायद, जिनकी तादाद भी ज्यादा है और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ये और भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, लेकिन मेरा पूरा ध्यान इनको मारने पर ही है ताकि मैं आगे जा सकूं। फिर वो एक जगह खाना खाते हुए सोचता है कि इस डीमन कासल का स्ट्रक्चर बिल्कुल ओरिजिनल टावर की तरह लगता है, तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि यहाँ पे शायद 100 फ्लोर्स होंगे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि टॉप फ्लोर तक पहुँचने तक मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, लेकिन पता नहीं वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे लिए खाना बचेगा भी या नहीं। मैंने जिना से वादा किया था कि मैं जल्दी घर आऊंगा, तो मेरी यहाँ पर बैटल मॉन्स्टर से नहीं बल्कि टाइम से है। ये सोचते हुए वो साथ ही साथ डीमंस को भी मार रहा होता है और वो काफी तेजी से उनकी सोल को भी कलेक्ट कर रहा होता है, यहाँ तक कि वो 10,000 सोल को कलेक्ट भी कर लेता है। और अब वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के पास आ जाता है जिसके और भी डीमन सबऑर्डिनेट्स होते हैं। जिन्हो भी उनसे लड़ने के लिए अपनी शैडो आर्मी को समन कर लेता है, लेकिन उस बॉस मॉन्स्टर का नाम रेड कलर में शो होता है, यानी कि वो जिन्हो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस वक्त वो 49th फ्लोर पर होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर आहन को देखते हैं जो कि जिन्हो के घर के बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी हीजिन उसके पास आकर कहती है क्या वो घर पर नहीं है? मिस्टर आहन बताते हैं उसके घर में सिर्फ उसकी बहन ही है, जिसे सिर्फ यही पता है कि वो किसी ट्रिप पर गया है, लेकिन उसने किसी भी रेड मिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है और ना ही उसके बॉर्डर क्रॉस करने का कोई रिकॉर्ड है। आखिरी दफा एसोसिएशन ने उसको बिल्कुल सेंटर में ट्रैक किया था। हेजिन हैरानगी से पूछती है क्या तुम ये तक जानते हो? मिस्टर आहन बताते हैं यही तो मेरा काम है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर वो गया कहाँ, क्योंकि इस टाइम तो वो बड़े से बॉस मोस्टर के सामने ही खड़ा होता है, जो कि अपने शैडो सोल्जर से कहता है कि वो बड़ा बॉस मोस्टर से तो मैं ही निपटूंगा, बाकी सबको
तुम लोग संभालो। इसके बाद उन शैडो सोल्जर्स और उन डीमंस के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। वो सोचता है कि अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने की मदद से मैं ज्यादा से ज्यादा मैजिकल पावर और सोल्जर्स को अपने पास प्रिजर्व कर सकता हूँ, जिससे कि मुझे ज्यादा लड़ाई भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर ये बॉस मोटर कितनी देर तक यहाँ बैठने वाला है। लगता है कि मुझे ही इस पर अटैक करना पड़ेगा। अभी वो ये सोच ही रहा होता है, वो बॉस मोटर काफी तेजी से उसके पास आ जाता है, मगर जिन्वू काफी तेजी से उसके साइड पर आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वो काफी दूर जा गिरता है, जो देखकर वो खुद भी हैरान होता है। वो कहता है क्या मेरे मुक्के में इतनी ताकत है? मगर इससे भी वो मॉन्स्टर नहीं मरा होता और वो जागने के बाद काफी जोर से रोर करता है, मतलब दहाड़ता है। जिन्वू कहता है कि ये सेम वही स्किल यूज कर रहा है जो कि सरबरस ने भी यूज की थी। फिर वो मॉन्स्टर काफी तेजी से भागते हुए जिन्वू की तरफ बढ़ता है। जिन्वू फौरन से आयरन से उसकी शील्ड मांग लेता है, जिससे कि टाइम पर वो उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है। लेकिन वो बॉस मॉन्स्टर उसके ऊपर लगातार अटैक्स मारता ही जाता है। लेकिन जिन्वू एक ओपनिंग ढूंढकर उसके ऊपर अपनी शील्ड दे मारता है और साइड पर से आकर उसके ऊपर अपने डैगर से अटैक करने लगता है। मगर वो मॉन्स्टर भी जिन्वू को नोट कर लेता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। अब जिन्वू के लिए इस टाइम तक बचना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन जिन्वू रूलर्स हैंड स्किल का यूज करता है और वो अपने आप को उस अटैक से बचा लेता है। वो सोचता है कि ये मॉन्स्टर मेरे मूवमेंट भी रीड कर सकता है, मैं बस उसके छोटे से सर पर ही टारगेट कर सकता हूँ। फिर जिन्वू उसे बचकर काफी तेजी से भागने लगता है और वो मॉन्स्टर भी काफी तेजी से उसका पीछा करने लगता है। तभी जिन्वू एक बिल्डिंग के ऊपर भागते हुए उसके ऊपर चढ़ने लगता है। अब उस बॉस मोटर के सामने भी वो बड़ी सी बिल्डिंग आ जाती है और उसके लिए अपने आप को इतनी तेजी से रोक पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से वो सीधा उस बिल्डिंग के साथ जाकर टकरा जाता है और जिन्वू इसी मौके का फायदा उठाकर ऊपर से काफी तेजी से आता है और अपने डैगर से उस बॉस मॉन्स्टर के कंधे को काट डालता है, जिससे कि वो उस बॉस मॉन्स्टर को भी आखिरकार मार देता है। जिसे मारने पर उसे वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट नाम की एक एटम मिलती है। फिर हम उस लंबे बालों वाले इंसान को देखते हैं और उसके पास डोंसू भी आ जाता है, जो कि आकर उसे रूडली बात करते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर कोई मैजिक बीस्ट भी है जो कि बोल सकता है। वो आदमी कहता है मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं कोई मैजिक बीस्ट नहीं हूँ, तुम चाहो तो मेरा डीएनए टेस्ट भी कर सकते हो। मगर डोंसू कहता है कि तुम चुप कर जाओ, सिर्फ मेरे सवाल का ही जवाब दो। फिर वो आदमी डोंसू से पूछता है कि तुम गेट्स और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना जानते हो? डोंसू पूछता है कि आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? वो आदमी कहता है कि डंजन्स, गेट्स, मैजिक बीस्ट्स ये तो बस एक छोटी सी प्रोफेसी का हिस्सा है, असली खतरा तो अभी आना बाकी है। डोंसू से पूछता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो? वो आदमी कहता है सबसे बड़ा डिजास्टर, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ और मेरा मकसद है कि मैं उस डिजास्टर को होने से रोक सकूं। डोंसू कहता है कि बकवास बातें करना बंद करो, तुम जानते भी हो कि इस वर्ल्ड में कितने हंटर्स मौजूद है? और वो उसकी रिपोर्ट उठाकर पढ़ने लगता है। वो आदमी कहता है कि नंबर्स उन फोर्सेस के सामने कोई मायने नहीं रखते, वो सब लोग बस मारे जाएंगे। वैसे मुझे तुम में थोड़ा दम लगता है। तभी डोंसू कहता है क्या कहा तुमने? वैसे एक मैजिक बीस्ट का नाम एक इंसानों जैसा है और तुम्हारे बीवी बच्चे भी हैं। वैसे क्या तुम्हें अपने बेटे का नाम याद है? वो आदमी बताता है कि मेरे बेटे का नाम जिन्वू है, यानी कि ये आदमी जिन्वू का फादर है। और फिर वो डोंसू से पूछता है कि आखिर तुम इतना किलिंग ऑरा क्यों शो कर रहे हो? डोंसू कहता है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा? लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूँ, तुम्हारा बेटा पहले ही मारा जा चुका है और अगर तुमने उसे कोई अपने लास्ट वर्ड कहने थे तो जाकर उसे हेल में कह देना। दूसरी तरफ जिन्वू की शैडो आर्मी ने एक और बॉस मॉन्स्टर की सारी आर्मी को फिनिश कर दिया था और जिन्वू उस बॉस मॉन्स्टर के पीछे बैठा सोच रहा होता है कि यार ये बैटल तो काफी ज्यादा आसान थी। और वो उस बॉस मॉन्स्टर से कहता है क्या तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था? क्या तुम्हारे जैसे इमोर्टल बिल भी डर फील करते हैं? ये कहने के बाद वो उस बॉस मॉन्स्टर का सर थर से अलग कर देता है। दूसरी तरफ हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर जिन्वू के डैड थे, मगर वो वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा आग भी लग जाती है। और वही दोनों ऑफिसर आपस में बात करते हुए कहते हैं तो ऐसा होता है जब दो एस रैंक हंटर आपस में फाइट करते हैं। दूसरा हंटर कहता है हाँ वैसे हम अपने आप को लकी तो कह ही सकते हैं क्योंकि उसने पलक झपकते ही मिस्टर हुआंग को हरा दिया। हम डोंसू को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। फिर हम जिन्वू को देखते हैं जो कहता है मेरा सारा फूड खत्म हो चुका है तो यानी कि अब मुझे वापस जाना होगा। मैं स्टेप 75 फ्लोर पर आ चुका हूँ तो सिर्फ 25 फ्लोर ही बचे हैं। मैं अंदर तो जाना चाहता हूँ लेकिन अब भी मेरे हाथ
बाद काफी कुछ लग चुका है। जैसा कि 15 फ्लोर से मुझे ये इयररिंग्स मिली थी, उस स्केल्टन वाले बॉस से मुझे ये नेकलेस मिला और इन दोनों को एक साथ पहनने से इनका इफेक्ट भी बढ़ जाता है और उसके सामने सिस्टम स्क्रीन शो हो रही होती है जिसमें उसे इस तरह के 3 एटम्स का सेट बनाना होता है और जिन्हों कहता भी है लेकिन एक सेट ज्यादा असरदार होगा और इन्हें देखने पर पता चल रहा है कि वो भी मुझे किसी एक और बॉस मॉन्स्टर से ही मिलेगा। फिर वो अपने हाथ में एक रेड कलर की बॉल उछालते हुए कहता है कि एवरेसिस क्लास भी काफी ज्यादा नाइस है लेकिन इसे मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये किसी के मैजिक पावर को बढ़ा देता है और मेरे मैजिक टाइप के सोल्जर इसको यूज कर सकते हैं। और आखिर में आती है ये कर्स रैंडम बॉस जिसे मैंने चूज किया है एज अ रिवार्ड। मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर मुझे अफसोस हो और उसे मिलती है एक और चाबी जिसकी इंफॉर्मेशन भी अभी तक अनक्लियर होती है। मगर जिन्हों कहता है वैसे मैं इस काम के लिए यहाँ आया भी नहीं था क्योंकि वो तो यहाँ पर एलिक्सियर और फ्लाइव के लिए ही यहाँ पर आया था जिसके लिए वो 3 में से 2 एटम को हासिल भी कर लेता है। वो सोचता है कि बस एक और आइटम और मैं अपनी मॉम की जिंदगी बचा लूंगा और वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं अगली दफा उसे जरूर हासिल कर लूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा और अगर आपको मजीद इस तरह की वीडियोस देखनी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिएगा और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए